Assalamualaikum everyone, welcome to database course. In today's lecture we will learn about join in SQL. In our previous lecture we have learned about aggregate functions which include count, sum, average, minimum and maximum function. Then we learned that how we can group together our data by using group by clause and how we can filter those groups using having clause. In today's lecture, we will learn about join and different types of join, which are inner join, natural join, self join, and outer join has further three types, which are left outer join, right outer join, and full outer join. We will learn all these joins with different examples. So first of all, what is a join? अभी तक हमने जितनी भी क्यूरीज परफॉर्म की उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, जो हमने इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी थी, वो एक ही टेबल में मौजूद थी. अगर हमें इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए जो कि एक से ज़्यादा टेबल में एग्जिस्ट कर रही हो तो उसके लिए हम जॉइन यूज़ करते हैं. हमें उन दोनों टेबल्स को आपस में जॉइन करके वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी पड़ती है. सो जॉइन इज़ एन ऑपरेशन यूज टू कंबाइन कॉलम्स फ्रॉम सेवरल टेबल्स इनटू अ रिजल्ट टेबल. अब यहाँ पे है सेवरल टेबल्स. सेवरल टेबल्स 2, 3, 4 कितने भी टेबल्स हो सकते हैं. मींस एक से ज़्यादा टेबल्स के कॉलम्स को जब आपने कंबाइन करना हो तो फिर जॉइन यूज़ करते हैं. द एसक्यूएल जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू टेबल्स बाय फॉर्मिंग पेयर्स ऑफ रिलेटेड रोज फ्रॉम द टू टेबल्स. अब हमने टू टेबल्स को ऐसे ही नहीं कंबाइन कर देना, बल्कि हमने उसमें जो दोनों टेबल्स में रिलेटेड रोज हैं उनको आपस में कंबाइन करना है. अब उन रिलेटेड रोज का हमें कैसे पता चलेगा? उन रिलेटेड रोज का हमें पता चलेगा कॉमन कॉलम से. ठीक है. द रो पेयर्स दैट मेक अप द जॉइंट टेबल आर दोज वेयर द मैचिंग कॉलम्स इन ईच ऑफ द टू टेबल्स हैव द सेम वैल्यू. अब उन रोज को हमने कंबाइन किस बेस पे करना है? हमने कॉमन कॉलम की वैल्यू की बेस पे कंबाइन करना है. जो दोनों टेबल में आपके पास कॉमन कॉलम होगा वहाँ पे जब वैल्यू सेम होंगी तो उन रोज को हमने कंबाइन करना है. तो मोस्टली हम जॉइन तभी परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास दोनों टेबल्स में कोई कॉमन कॉलम मौजूद हो. जब एक टेबल में बिल्कुल डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर है और दूसरे टेबल में डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर है और दोनों में कोई कॉमन कॉलम नहीं है तो हमें फिर जॉइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो हम दोनों टेबल में से रिलेटेड रोज किस तरह से फाइंड आउट करने हैं? जहाँ पे मैचिंग कॉलम की जो है वो आपके पास सेम वैल्यू आ रही है. हमारे पास दो किस्म के जॉइन होते हैं. एक है एक्सप्लिसिट जॉइन. इफ द जॉइन ऑपरेटर इज एक्चुअली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट सिंटैक्स वी रेफर टू द जॉइन ऑपरेशन एज एन एक्सप्लिसिट जॉइन. अगर तो आपकी क्यूरी में एसक्यूएल स्टेटमेंट में जॉइन का कीवर्ड यूज हो रहा है तो उसको आप एक्सप्लिसिट जॉइन कहते हैं. Implicit join is that if the join operator itself does not appear in the SQL statement, we refer to the join operation as an implicit join. अगर आपका join का कीवर्ड क्यूरी में itself appear नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप टू टेबल्स को join कर रहे हैं तो उसको आप implicit join कहते हैं. ये भी हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि join का कीवर्ड यूज़ के बगैर कैसे टेबल्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं. तो ये टू टाइप्स हैं हमारे पास ज्वाइन की. एक में हम ज्वाइन का कीवर्ड यूज करके ज्वाइन करते हैं टेबल्स को और एक में हम ज्वाइन का कीवर्ड यूज नहीं करते लेकिन हम टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास ज्वाइन की एक टाइप है वो क्रॉस ज्वाइन है. ठीक है. बेसिकली सारे जो आगे आप ज्वाइन की टाइप्स पढ़ेंगे वो इसी क्रॉस ज्वाइन पे बेस्ड कर रही होती हैं क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है ज्वाइन में वो क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है दो टेबल्स के दरमियान जो कि आपके सिंपल क्रॉस ज्वाइन में होता है. वी कैन कंकैटिनेट द रोज ऑफ वन टेबल विद द रोज ऑफ द सेकंड टेबल यूजिंग क्रॉस ज्वाइन. अब हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं. हमने उनको कंबाइन कैसे करना है? हमने उनका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है. ठीक है. पहले टेबल की हर रो को हमने दूसरे टेबल की सारी रोज के साथ मल्टीप्लाई करना है. रिजल्ट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द रोज इन द टेबल. तो जो आपके पास रिजल्ट आता है, जो रिजल्टिंग टेबल होता है, उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ऑफ दीज टू टेबल्स. मीन्स आप इनका आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. जैसे हमारे पास अब एग्जाम्पल है, ये हमारे पास टू टेबल्स गिवन है. सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिटेल ऑर्डर कॉमा ऑर्डर आइटम.
अब पिछली क्यूरीज में हमने देखा था कि हम फ्रॉम के बाद जो है वो टेबल का नेम लिखते हैं। यहाँ पे हमने दो टेबल्स का नेम लिखा है और बीच में हमने कॉमा लगाया। अब इस कॉमा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होना है। ठीक है, इस टेबल की हर रो इस टेबल की सारी रोज के साथ मल्टीप्लाई होनी है, जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टेबल आपका रिटेल ऑर्डर है, ठीक है, इसकी जो ये फर्स्ट रो है जिसमें ऑर्डर नंबर 1000 है, वो इन सारी रोज से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है जो कि रिजल्टिंग टेबल है, इसमें देखें ये फर्स्ट वाली जो रो है ये 7 टाइम्स यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि वो इस टेबल की इन 7 रोज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। फिर इसी तरह ये सेकंड रो आपने उठाई जिसमें ऑर्डर नंबर 2000 है, ये भी 7 टाइम्स इन सब रोज के साथ मल्टीप्लाई होगी, और इसी तरह ये थर्ड रो भी। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, पहले टेबल की सारी रोज को हम दूसरे टेबल की सारी रोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज क्रॉस जॉइन। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें हमारे पास बहुत सी एक्स्ट्रा रोज आ रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मींस कि ये रिजल्ट जो है वो एक इलॉजिकल सा रिजल्ट है, इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि हमने हर रो को हर दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो इन दोनों रोज को आप मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं और यहाँ पे हमारे पास 7 रोज हैं, तो इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 रोज आएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बहुत सी जो है वो एक्स्ट्रा रोज आ रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने इनका कॉमन कॉलम फाइंड आउट करना है, जो कि आप देखें ऑर्डर नंबर इस वाले टेबल में भी है रिटेल ऑर्डर में, और ऑर्डर नंबर ऑर्डर आइटम के टेबल में भी है। तो कॉमन कॉलम हमें मिल गए दोनों टेबल में से। अब जहाँ पे उनकी मैचिंग वैल्यूज हैं हमने सिर्फ वो वाली रोज निकाल लेनी है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो ये वाली जो रो है इसमें ये वाला ऑर्डर नंबर भी 1000 है और ये वाला ऑर्डर नंबर भी 1000 है। ठीक है, मीन्स के कॉमन कॉलम की वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं, तो हम ये वाली रो निकाल लेंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ कॉमन कॉलम्स की वैल्यूज मैच करी होंगी हम वो वाली रोज अपने रिजल्ट में निकाल लेंगे, ताकि हमारे पास सिर्फ वो रोज जो कि रिलेट कर रही हैं। ठीक है, अब जब हम इसी क्यूरी के आगे कंडीशन लगा देते हैं तो वो आपका इनर जॉइन बन जाता है। ठीक है, इनर जॉइन क्या है? इनर जॉइन कमांड रिटर्न्स रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे पास मैचिंग वैल्यू होगी वो हम अपने रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे और वो आपका इनर जॉइन बन जाता है। मीन्स कि आप इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट पे कंडीशन लगा देते हैं कि कॉलम है उसकी मैचिंग वैल्यूज पे आपने रोज को रिटर्न कराना। ठीक है, तो क्यूरी क्या बनेगी हमारे पास? क्यूरी हमारे पास होगी सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम रिटेल ऑर्डर, जो फर्स्ट टेबल का नेम है, कॉमा ऑर्डर आइटम जो सेकंड टेबल का नेम है। ठीक है, मीन्स के ये इन दोनों टेबल्स के दरमियान आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, उसका रिजल्ट आ गया। अब आगे कंडीशन क्या है? वेयर रिटेल ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर इज इक्वल्स टू ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर नंबर। ठीक है, कि जो फर्स्ट टेबल का कॉलम ऑर्डर नंबर है उसकी वैल्यू मैच करे सेकंड टेबल के ऑर्डर नंबर से। तो जब ये वाली क्यूरी आप रन करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आप इस रिजल्ट में देखें कि ये वाला ऑर्डर नंबर और ये वाला ऑर्डर नंबर ये सारी वैल्यूज मैच करें। ठीक है, यहाँ पे 3000 है फर्स्ट में, देन 2000 है, देन 3000, 2000, 3000, 1000, 1000, ये सारी मैचिंग वैल्यूज हैं और हमने सिर्फ वही रोज इंक्लूड की हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट पे हमने ये कंडीशन अप्लाई की कि ऑर्डर नंबर ऑफ रिटेल ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट टेबल का ऑर्डर नंबर और ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर आइटम, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, इनकी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है इनर जॉइन की एग्जाम्पल। अब इनर जॉइन को लिखने के बहुत से तरीके। अब ये वाली जो आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें हमने कॉमा यूज किया है, इसमें हम कोई जॉइन का कीवर्ड यूज नहीं कर रहे,
इट मीन्स कि ये आपके पास इम्प्लिसिट ज्वाइन है क्योंकि हमने ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अब इसी को हम ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं, ये है आपके पास क्यूरी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिटेल ऑर्डर इनर ज्वाइन ऑर्डर आइटम ऑन रिटेल ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने दोनों टेबल्स के दरमियान कॉमा नहीं लगाया बल्कि इनर ज्वाइन का क्लॉज यूज़ किया है या कीवर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो ज्वाइन हमेशा हमने ज्वाइन का कीवर्ड कहाँ लगाना है, हमेशा उन टेबल्स के नेम्स के दरमियान लगाना है जिनको हम ज्वाइन करें। ठीक है, फ्रॉम के बाद टेबल का नेम, फर्स्ट टेबल का नेम, फिर ज्वाइन और फिर सेकंड टेबल का नेम। जब भी दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे उनके दरमियान हम ज्वाइन यूज़ करेंगे और ज्वाइन के साथ हम ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन का क्लॉज यूज़ करते हैं। ऑन के क्लॉज में हम ये बताते हैं कि हम किस कॉलम की बेस पे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करें। जैसे यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर की बेस पे ज्वाइन करें तो हमने ऑन के बाद ये वाली कंडीशन बता दी कि ऑर्डर नंबर ऑफ रिटेल ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर आइटम। ठीक है, तो ऑन का क्लॉज आप हमेशा जो है वो ज्वाइन के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप वही कंडीशन वेयर के साथ आपने लिखी है और यहाँ पे जब आपने इनर ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ किया है तो आपने ऑन के साथ वो यूज़ की है। अब ऑन के बाद भी आप कंडीशन ही बता रहे हैं, वेयर के बाद भी कंडीशन ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन के साथ ऑन यूज़ करना इसलिए बेहतर है, आप ऑन के बाद आप बता देते हैं कि आपने किस कॉलम की बेस पे ज्वाइन करना है और मे भी आपको इस रिजल्ट के ऊपर भी कोई कंडीशन लगानी हो जिसकी बेस पे आपने उन रोज को फिल्टर करना हो, तो उस कंडीशन के लिए फिर आप वेयर यूज़ करना। ठीक है, तो इट्स बेटर कि जब भी आप ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ करें तो आप जो कंडीशन लगाएंगे वो आप ऑन के साथ कंडीशन लगाएं, ताकि बाद में रोज़ को फिल्टर करने के लिए कोई और कंडीशन लगानी हो तो हम इसके आगे वेयर लिख के वो कंडीशन लिख लें। एक तो ये सेकंड वे है आपका जिसमें आप ज्वाइन ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर एक थर्ड वे है जिसमें आप यूजिंग का क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यूजिंग का क्लॉज में क्या है कि आपको कंडीशन नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ उस कॉलम का नेम दे देना है जिसकी बेस पे आप उन्हें कंबाइन करें। ठीक है, ऑन के साथ आपने पूरी कंडीशन लिखी है कि वो वाली वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे आपने जस्ट ऑर्डर नेम, कॉलम का नेम दे दिया है। अब इसको पता चल जाएगा कि इसने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है बेस्ड ऑन द मैचिंग वैल्यूज ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ बोथ टेबल्स। यूजिंग क्लॉज में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपका ये जो कॉलम नेम है ये दोनों टेबल्स में सेम होना चाहिए, सेम डाटा टाइप होनी चाहिए, तभी आप यूजिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओ नंबर होता इस कॉलम का नेम और इस टेबल में ऑर्डर नंबर होता तो फिर आपको ऑन ही यूज़ करना है और पूरी कंडीशन बतानी है। हाँ, कॉलम नेम सेम है तो हम क्यूरी को अपनी सिंपल लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्लॉज। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, बस हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। एक इम्प्लिसिट ज्वाइन है जिसमें हमने ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ ही नहीं किया है और हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं जो कि उन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और वेयर के बाद हम उस क्रॉस प्रोडक्ट को आगे फिल्टर कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। नेक्स्ट हमने इनर ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ किया है विद ऑन क्लॉज। ऑन क्लॉज के साथ हम पूरी कंडीशन बता रहे हैं और फिर हमारे पास है यूजिंग क्लॉज। यूजिंग क्लॉज में हम जस्ट कॉलम का नेम बता रहे हैं कि इस कॉलम की बेस पे आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है। तीनों क्यूरीज का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हमारे पास वो जो पहले हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, इस कंडीशन को लिखने के बाद हमारे पास जस्ट ये वाली रोज रहेगी। अब फॉर एग्जांपल हमें जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा जो ऑर्डर नंबर है, कोई भी ऑर्डर नंबर है, उसका ऑर्डर मंथ क्या है, वो किस मंथ में ऑर्डर किया गया था और उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो ऑर्डर मंथ वाली इंफॉर्मेशन है ये आपके ये फर्स्ट वाले टेबल में। ठीक है, ऑर्डर नंबर, इसका ऑर्डर मंथ और उस ऑर्डर की क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास इस सेकेंड टेबल में। ठीक है, तो इसलिए आपको इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ा। अब यहाँ से आपने 3000 ऑर्डर नंबर का मंथ देख लिया जो कि है जनवरी, और इस टेबल में से आपने उस 3000 ऑर्डर नंबर की क्वांटिटी देख ली जो कि है 1। तो जब भी इंफॉर्मेशन हमें एक से ज़्यादा टेबल से चाहिए होगी तो हम उन दोनों टेबल्स को कंबाइन करेंगे यूजिंग ज्वाइन। नेक्स्ट हमने एलियस पहले पढ़ चुके हैं। हमने कॉलम्स को जो है वो एक टेम्परेरी नेम दिया था जो कि हमारे सिर्फ उस क्यूरी के रिजल्ट में उन कॉलम्स को एक टेम्परेरी नेम मिल जाता है। इसी तरह बिल्कुल जैसे हम कॉलम्स को
एक टेम्पररी नेम देते हैं, हम अपने टेबल्स को भी टेम्पररी नेम देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ज्वाइन जब भी यूज़ करते हैं तो हम अपने टेबल्स को टेम्पररी नेम दे देते हैं, ठीक है। अब क्यों, एक तो अभी आप पिछली एग्जाम्पल ही देखें तो इसमें आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है, कि ऑर्डर नंबर जो है वो रिटेल ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है और ये वाला ऑर्डर नंबर ऑर्डर आइटम से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे टेबल के एलियस डिफाइन कर दें, मीन्स रिटेल ऑर्डर के आगे मैं लिख दूँ R और ऑर्डर आइटम के आगे मैं लिख दूँ O, ठीक है। तो ये मैंने इन दोनों टेबल के एलियस डिफाइन कर दिए। तो अब यहाँ पे मुझे पूरा रिटेल ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूँ R डॉट ऑर्डर नंबर और यहाँ पे मैं लिख दूँ O डॉट ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी क्यूरी जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड हो गई है। हमें पूरे टेबल्स के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जस्ट उनके एलियस जो कि हमने उनकी शॉर्ट फॉर्म डिफाइन की हुई है, हम उन टेबल नेम्स के साथ कॉलम नेम्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो इसका हमें ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा जो है वो हमें इस एग्जाम्पल से शो होगा। इसमें आप देखें कि हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करें। हमने एम्प्लॉय का नेम जो है वो प्रिंट कराना है और उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट का नेम प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो दो डिफरेंट टेबल्स में है, तो हमने इन टेबल को ज्वाइन करना है। कॉमन कॉलम कौन सा है, DID, ठीक है, डिपार्टमेंट ID हमारे पास कॉमन कॉलम है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये जो नेम का कॉलम है और DID दोनों में इनका नेम सेम है, ठीक है। तो अब जब आप क्यूरी लिखेंगे और आप अगर क्यूरी में डायरेक्ट लिखते हैं सेलेक्ट नेम कॉमा DID फ्रॉम और आगे टेबल्स का नेम, तो वो जो है वो एक एम्बिग्विटी होगी कि वो कॉलम नेम जो है वो किस टेबल का उठाए, इस एम्प्लॉय टेबल का या फिर डिपार्टमेंट टेबल का, क्योंकि क्यूरी में आप ज्वाइन करके दोनों टेबल्स के नेम लिख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने टेबल एलियस डिफाइन किया, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखें, सेलेक्ट E.DID E.name D.name फ्रॉम एम्प्लॉय E, ठीक है। ये E आपने एम्प्लॉय का एलियस डिफाइन किया, आप एज भी लिख सकते हैं, वो मर्जी है। इनर जॉइन डिपार्टमेंट D, ये D आपने डिपार्टमेंट का एलियस डिफाइन किया, मीन्स इनके टेबल के टेम्पररी नेम या शॉर्ट फॉर्म्स आपने या रीनेम कुछ भी कह लें वो आपने इन टेबल्स को दे दिया। अब यहाँ पे आपने E.DID लिखा है, मीन्स कि ये वाली जो DID उसने उठानी है, ये वाला जो कॉलम लेना है वो एम्प्लॉय के टेबल से लेना है, क्योंकि ये एम्प्लॉय का एलियस है, ठीक है। E.name मीन्स कि उसने ये वाला नेम कॉलम भी एम्प्लॉय के टेबल से उठाना है, और फिर D.name मीन्स कि ये उसने डिपार्टमेंट के टेबल से उठाना है, क्योंकि D जो है वो डिपार्टमेंट का एलियस। और उसके आगे ऑन के साथ आपने कंडीशन बता दी है कि जहाँ पे एम्प्लॉय की DID इक्वल हो डिपार्टमेंट की DID से। तो अब आप देख लें कि जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे 1-1 इक्वल आ रहा है, तो सारा जो है वो किस डिपार्टमेंट में काम करती है, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में। और फिर ये मैचिंग वैल्यू है 1-2 वाली, ठीक है, जहाँ पे DID ऑफ एम्प्लॉयज इक्वल्स टू DID ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये हमें पता चल रहा है कि अली जो है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इस क्यूरी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेबल एलियस के फ़ायदे पता चले। अगर टेबल का नेम बहुत बड़ा है तो आप उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दें, ताकि वो बाद में जब भी क्यूरी पे कहीं पे टेबल नेम यूज़ करना हो तो आपको बार बार पूरा नेम ना लिखना हो। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। Natural join joins two tables based on common column having same column name in both tables। अब natural join भी दो tables को join कर रहा है based on common column, लेकिन उन common column का name भी same होना चाहिए। No need to mention column names in a query। अभी पहले जब inner join हम यूज़ कर रहे थे तो हम वहाँ पे कॉमन कॉलम का नेम बता रहे थे कि इस कॉलम की बेस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं टेबल्स को, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। Columns with the same name of associate table will appear only once। Natural join का जो resulting table होगा उसमें common column सिर्फ एक बार इंक्लूड होगा, दोनों टेबल्स में वो प्रेजेंट होगा। नॉर्मली जब आप इनर ज्वाइन अप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट में दोनों कॉलम्स आते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास ये कॉमन कॉलम ऑर्डर नंबर 2 बार इंक्लूड हुआ है, ठीक है, इनर ज्वाइन के केस में, लेकिन नेचुरल ज्वाइन के केस में ये सिर्फ एक बार इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर नेचुरल ज्वाइन ऑर्डर। ये कस्टमर का टेबल है, ये ऑर्डर का टेबल है, आपने इनके दरमियान नेचुरल ज्वाइन अप्लाई की है, ठीक है। अब हमने आगे कॉमन कॉलम खुद नहीं बताना, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
सेकेंडली दोनों का जो कॉमन कॉलम है उसका नेम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे भी CID है और यहाँ पे भी CID है, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनकी जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उसकी बेस पे ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, कि ये जो CID 11 है उसका नेम अली है और उसकी ऑर्डर ID 101 है। ठीक है, ये वाली एक रो इंक्लूड होगी है और फिर ये एक मैचिंग वैल्यू जहाँ पे CID 12 है, यहाँ पे भी CID 12 है, तो ये सारा है जो कि ISB से बिलोंग करिए और उसकी ऑर्डर ID जो है वो 102 है। तो नेचुरल जॉइन बेसिकली एक इक्वी जॉइन ही है। ठीक है, कॉमन कॉलम की बेस पे उनकी सेम वैल्यूज़ की बेस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं टेबल को। डिफरेंस ये है कि हमें कॉमन कॉलम क्यूरी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक आप कह लें कि एक शॉर्ट फॉर्म आप कह लें इक्वी जॉइन। और दूसरी बात कि जो कॉमन कॉलम है उनका नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, इनर जॉइन के केस में अगर कॉमन कॉलम का नेम सेम नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल जॉइन के केस में कॉमन कॉलम का नेम सेम होना चाहिए। नेचुरल जॉइन आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि समटाइम्स आपके टेबल्स में एक से ज़्यादा कॉलम्स के सेम नेम्स होते हैं, तो फिर वो जो हमारा रिजल्ट आता है वो इतना एक्यूरेट नहीं आता क्योंकि वो उन दोनों कॉलम्स को इंक्लूड कर लेता है और उनकी कॉमन वैल्यूज़ पे आपको रिजल्ट देता है। तो बेहतर यही है कि जब तक मेंशन ना हो आप नेचुरल जॉइन यूज़ ना करें, आप इनर जॉइन यूज़ करें और आगे आप प्रॉपर पूरी कंडीशन लिखें कि आप किस कॉलम की बेस पे ज्वाइन कर रहे हैं।